जिक्र यहाँ कर लेना चाहिए। जब मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया ना, तब से मुसलमानों के बीच में जो एक विरोध था वो महसूस होने लगा। वो खुलकर कहने लगे कि भाई मुकेश सैनी को अगर आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो क्या हमारा कोई नेता आपको ऐसा काबिल नहीं लग रहा है जिसे आप अपने साथ लेकर चलें? आप एक नए युवा चेहरे को लेकर साथ चल रहे हैं। हमारे पुराने नेताओं में से क्या कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम का आप ऐलान कर सके? आप मजबूरी हमें समझते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो मुसलमान जाएगा कहां, लेकिन मुसलमान देखेगा ऑप्शन, और वो ऑप्शन असदुद्दीन ओवैसी भी है और वो ऑप्शन नीतीश कुमार का चेहरा भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी मुसलमानों में नजर नहीं आती। वक्त पर जब उनसे सवाल करो तो थोड़ा बहुत नाराज होते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी मुझे मिले हैं विजय जी जो ये कहते हैं कि नेताओं का बनाया हुआ मुद्दा है, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी कोई जमीन नहीं गई, तो मैं इसके झांसे में आकर वोट क्यों करूं? लेकिन मैं इसको एक लॉन्ग टर्म रिपरकशंस के तौर पर भी देखता हूं, चिंता के तौर पर भी, कि 75 साल में ये शायद पहली बार हो रहा है। मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को छोड़ दें हम, तो आज़ादी के बाद से पहली बार हो रहा है कि मुसलमान अपना मुसलमान नेता चुनने की एक्सरसाइज में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। इसको कैसे लेना चाहिए मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। मुसलमानों के नेता अब तक जितने लोग बने वो हिंदू ही हैं, चाहे वो वीपी सिंह हो, वो मुलायम सिंह हो, वो लालू यादव हो, तमाम तरीके के लोग। तो इसके भी अलग तरीके के रिपरकशंस हो सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है। ओवैसी साहब पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मुसलमानों को अगर मुसलमान नेता चुनना पड़ रहा हो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो मुसलमान एमपी आते हैं वो भी केवल मुसलमानों के वोट से नहीं चुने जाते ना, वो भी हिंदू वोट और तमाम तरह के वोटों से जीतते हैं। और जो मुसलमान एमपी आ रहे हैं वो भी हिंदुओं के वोट से जीत रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमेशा कहते हैं मुझे आप मुसलमानों का नेता क्यों कहते हैं, मैं बहराइच से जीतता हूँ, वहाँ पर जीता था हमेशा। तो हिंदुओं के वोटों के बिना तो कोई नहीं जीत रहा। आरजेडी का जो अपना कोर वोट बैंक है हर्षवर्धन जी, आरजेडी का अपना कोर वोट बैंक जो यादव और मुस्लिम का वोट बैंक कहा जाता है, उसके अलावा भी क्या किसी ने वोट किया है? 26 सीटों पर आरजेडी दिखाई दे रही है। राघोपुर से खुद ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव। ये क्या इंडिकेट करता है? नया कुछ जोड़ना तो दूर, क्या अपना यादव वोट बैंक भी इंटैक्ट रहा? क्या मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रहा? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो हुआ है और अब इसको मानना पड़ेगा। मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ गया, लेकिन यादव मतदाताओं ने तय करके एनडीए को वोट दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैंडेट आ ही नहीं सकता है। यादवों ने तय करके एनडीए को वोट दिया है। और उसमें एक मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि वो यादव जो बिहार से बाहर निकल कर गया और उसको क्या इस नाम पर कहीं कोई प्रताड़ना, कहीं कोई उसको नीचे दिखाना, कहीं कोई उसको कमतर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बिहार में जाकर आप वो बात कर रहे हैं, बिहार में भी क्या यादव मजबूत है या कमजोर है? मैं बार बार कहता हूं कि यादव एक ऐसा समाज है जो देश के किसी हिस्से में मुझे कमजोर नहीं दिखा। और आप उनको जब उस तरह से प्रस्तुत करते हैं तो क्या वो विक्टिमहुड वो लेकर चलेंगे? फिर जिस तरह से आप उनकी छवि पेश करते हैं कि यादव मतलब लाठी लेकर, यादव मतलब सर फोड़ देगा, उनको क्या अच्छा लगेगा? जैसे मुझे एक बार ध्यान में है कि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो मेरी बात हुई राकेश टिकैत के गांव में। उन्होंने कहा कि हम लोग जाट हैं, हम लोगों के भी घर के बच्चे पुलिस में है, टीचर है, मेरी बेटियां डॉक्टर कर रही, हो सकता है वो सुन भी रहे हो अभी। उन्होंने कहा ये राकेश टिकैत सबको वही कर देते हैं। अरे ठीक है, मतलब महेंद्र सिंह टिकैत थे तो हम लोग सोचते थे कि हमारा जमीन हिस्सा, अब आप उसको उस तरह से दिखाते हैं। मुझे लगता है ये जो थोड़ा सा एक इमेज यादवों की उस तरह से बनाने की कोशिश की, वो टाइम चला गया। मुलायम सिंह और लालू यादव वाला टाइम गया है। अगर कास्ट वाइज इस तरह से थोड़ा सा और समझते हैं प्रोफेसर साहब, ये कुशवाहा वोट ऐसा लग रहा है, कोयरी वोट है, कुर्मी वोट है, ये पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर नीतीश कुमार के साथ साथ है। जो पासवान वोट भी है 21 सीटों पर, अगर एलजेपी आगे चल रही है इसका मतलब ये है कि पासवान वोट भी जो 5-5.5% का है, जो अभी मैं वोटर टर्नआउट देख रही हूँ या वोट टर्नआउट में मतगणना में जो दिखाई दे रहा है, वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट दिखाई दे रहा है एलजेपी के साथ। जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 5 सीटों पर लीड कर रही है। इसका मतलब यह है कि मुसहर जाति भी उनके साथ बिल्कुल इंटैक्ट है, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में पूरा बिखराव है। बिल्कुल, महागठबंधन की कई जो गांठें थीं वो गांठें कहीं कहीं खुलती रही हैं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जब आप कोलिशन की राजनीति करती हैं, और कोलिशन की राजनीति का मतलब मैं सत्ता और सरकार से नहीं कह रहा हूँ, जब आप एक गठबंधन बनाते हैं, एक प्लैंक बनाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग जो अवयव हैं उसको उसके अनुपात के हिसाब से रखते हैं।
तो दोनों ही जो गठबंधन थे, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों में इस प्रकार के कास्ट बेस्ड अवयव हैं। एनडीए को आज एज इसलिए मिल रहा है क्योंकि कास्ट बेस्ड गठबंधन तो बेस पे है, लेकिन उसके ऊपर उसको, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में पिज्जा पे जो पेपरिंग करते हैं, तो वो पेपर, हाँ, जो टॉपिंग कहते हैं, वो टॉपिंग्स हैं। उस टॉपिंग में राष्ट्रवाद भी है, उस टॉपिंग में वेलफेयर पॉलिटिक्स भी है, उस टॉपिंग में गुड गवर्नेंस भी है, उस टॉपिंग में नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व भी है। तो मैं जैसे कहता हूँ ना, क्या नहीं है, गाड़ी बंगला वोटर माँ भी है साथ में, तो हर चीज उसमें है। जबकि आप इस महागठबंधन को देखेंगे तो इस महागठबंधन में सबसे बड़ी बात जो लीड कर रहा है उसको, जो पार्टी उसको लीड कर रहा है, जिसको हम राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, वो लीडर ही उसको लीड करने अगर ये 5 सीटें, ये 5 सीटें जो ओवैसी इस वक्त लीड कर रहे हैं, इन पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आती है कि नंबर 2, 3, 4 पे कौन है। एक तो देखिए, मतलब महागठबंधन का कैंडिडेट कितने नंबर पर है। जोकीहाट की सीट पर महागठबंधन का कैंडिडेट चौथे नंबर पर चल रहा है। नंबर 1 पर एआईएमएम, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर जनसुराज, चौथे पर आरजेडी चली गई। तो ये है मुस्लिम वोट के बंटने की कहानी, या महागठबंधन पर मुस्लिम वोट का भरोसा। ठाकुरगंज की सीट पर आप देखिए, ठाकुरगंज की सीट पर नंबर 1 पर एआईएमआईएम, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर आरजेडी चल रही है। यहां भी यही हाल है। इसके अलावा आमौर की सीट देखिए, आमौर की सीट पर एआईएमआईएम लीड कर रहे हैं, अख्तरुल इमान, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, और काफी 34,000 वोट से इस वक्त पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे ही आपको जो है ये 82 की सीट है, इस पर अगर देखेंगे तो एआईएमआईएम नंबर 1, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी और नंबर 3 राष्ट्रीय जनता दल 18,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहा है। मतलब ओवैसी जी और प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में वोट कटवा नहीं रहे। प्रशांत एआईएमआईएम ने अपनी 4-5 सीटें जीत ली ना, और प्रशांत जी को तो वोट मिला ही नहीं, तो दोनों लोग वोट कटवा नंबर उस पर थे, तो मतलब मोटे तौर पर वो भी वोट कटवा नहीं रहे। मिले ही नहीं तो नहीं, बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक। तो बाकी अभी एक्चुअली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी का अलग से वोट का टैब दिख नहीं रहा है, तो उनको ये पता चल जाए कि उनको वोट कितना मिला है। अभी सीट तो नहीं आई है, अभी वो कहीं अदर के रंग में होंगे, अदर्स में कहीं खोए हुए होंगे। लेकिन एक बात जो मतलब लगातार होगा, क्योंकि जनसुराज पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं ना, तो उसको अदर्स में डालते हैं। रजिस्टर्ड पार्टी यदि होती है स्टेट की तो उसको अलग से मार्क किया जाता है। एक बात जो हम लोग बार बार कहते हैं, अब वो कम से कम उस पर थोड़ा और गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को वोट कटवा कह के आप ये कहते हैं कि जो पार्टियां बड़ी हो गई हैं उसके अलावा किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं, और ये बड़ा गलत है। अगर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं, और जैसे ही कोई पार्टी आती है नई या कोई पार्टी दूसरी जगह जाती है तो आप तुरंत, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई वोट कटवा नहीं होता है। हर कोई अपनी राजनीति बनाने, बचाने, बढ़ाने के लिए लड़ता है। उसमें किसी की राजनीति तो खत्म होगी, जिसकी खत्म होती है वो कहता है कि वोट कटवा है, और जिसको लगता है कि ठीक है वो कहता है चलो अच्छा ये बढ़ते रहे। मुझे लगता है वैसे भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, और ये जो परिणाम है 2020 से 2025 में, ये तो ये भी बता रहे हैं ना कि आप जनता का भरोसा जीतेंगे तो आप नीतीश कुमार बन जाएंगे, जनता का भरोसा खोएंगे तो तेजस्वी यादव बन जाएंगे। मैंने राहुल जी का नाम नहीं लिया।